तो आज का जो टॉपिक है वो गुप्त प्रशासन के बारे में है। ठीक है, तो ये अधिकतर जो एग्जाम, चाहे नेट के एग्जाम हो, चाहे वो आपके टीजीटी के एग्जाम हो, चाहे जेबीटी के, अधिकतर आपके प्रशासन से पूछा जाता है। इसमें थोड़ा मैंने अलग ये किया है कि मैंने सामाजिक भी इसी में लगा दिया है, राजनीतिक जीवन भी इसी में लगा दिया और आर्थिक जीवन भी। ठीक है, तो मैंने तीनों चीजें कवर की, हेडिंग के हिसाब से नहीं लिखी है, बट आप समझ जाएंगे जब मैं लिखाना शुरू करूंगा या बताना शुरू करूंगा कि क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि गुप्त प्रशासन के बारे में आप दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो हम जो इसका अगला लेक्चर होगा, एक ही है, तो दो में कवर हो जाएगा, कल ही कवर हो जाएगा, तो ये चीज के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है, तो आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो भी चीजें हैं इसमें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेगी? वो रहेगी आपका राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक चीजें कुछ आप दिख रहे होंगे, कुछ मैं बताने वाला हूं। और सामाजिक जीवन कैसा रहा, आर्थिक जीवन कैसा रहा, तो ये तीन टाइप्स आप इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि आज की इस लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो आपने देखनी है। तो गुप्त प्रशासन मतलब ये राजा कैसा काम करता था और मंत्री परिषद कैसा काम करती थी। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, चाहे वो सामाजिक प्रशासन हो, चाहे वो आर्थिक प्रशासन हो। ठीक है, उस चीज के बारे में। ठीक है, तो गुप्त काल का जो प्रशासन है वो सम्राट पे अधीन था, जो पहले से आपको पता है। बट यहाँ पर सम्राट शब्द इसलिए किया होगा कि ये बहुत विकराल है। इसने परम भागवत, परम भट्टारक, बहुत सारी उपाधियां ग्रहण कर ली थी इस राजा ने। मतलब ये कह सकते हो आप कि देवीय उत्पत्ति हो गई थी। मतलब ये अपने आप को ये समझना शुरू हो गया कि मैं ही भगवान हूं एक तरफ से। तो अलग अलग एविडेंस में ये चीजें वर्णन की गई है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस काल में जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारियों को, उनको भूमि अनुदान में दी जाती थी। भूमि अनुदान का मतलब यह है कि आप, अगर आप अगर आप ये कहेंगे ना कि सामंतवाद का उदय हुआ है, मतलब ये पतन का कारण भी रहा है, क्योंकि भूमि, राजा को पैसा नहीं दिया जाता था। राजा को क्या किया जाता था? भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है, पैसे के बदले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सामंतवाद। ठीक है, तो वही अपने आप बाद में अपने आप को राजा बनना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये दौर तो स्टार्ट हुआ है सातवां काल में। आपने सातवां वंश पढ़ा होगा, नानाघाट अभिलेख पढ़ा होगा, उसमें पहली बार ये वर्णन मिलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो भूमि यहाँ पे ये अभिलेख इसमें मिलते हैं, जो आपकी स्मृतियां लिखी है, इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो फिर इसमें ऐड नहीं की है, जैसे नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें वर्णन किया गया है। ये याज्ञवल्क्य के, नारद स्मृति और पराशर स्मृति तो किसका मतलब नकारते हैं ये? मनुस्मृति सुनी है आपने? मनुस्मृति अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उसके अलग करती है कि भाई ये तेने गलत कहा है, तू बेवकूफ है, मतलब ये चीज ये कहा है कि हम इसको बोलते हैं कि क्यों ऐसा है। महिलाओं को अगर उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति क्यों नहीं देनी चाहिए? ठीक है, महिलाओं को बाहर आना चाहिए, इसका मतलब याज्ञवल्क्य कहता है ये। ठीक है, तो वो सारी चीज इसमें वर्णन की गई है। तो गुप्त साम्राज्य में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, एक तरफ से आप इसका बेटा भी कह सकते हो, राजा का बेटा, यानी कि जो आप राज्यपाल बोलते हो, राजकुमार बोलते हो, कुमार बोलते हो। ठीक है, वो कौन होता था? कुमार मात्य, यानी कि सबसे भी, आप वित्त मंत्री भी हो सकता है वो। ठीक है, वो सेना मंत्री भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का मंत्री हो सकता है, जो कि आपके प्रशासन में भी आप देखते रहते हो। तो उनको कहा गया ये सबसे बड़े अधिकारी कुमार माध्य, मतलब देखो आप अजीब से नहीं समझना आपने, मतलब टर्म यूज की गई, जैसे हम आज टर्म यूज करते हैं ना कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, तो गुप्त काल में टर्म ये यूज की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी। तो गुप्त काल का जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। गरुड़ प्रकार के सिक्के भी चलाए हैं। अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल का राज चिन्ह क्या था, तो क्या आंसर डालेंगे? गरुड़। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कुमार गुप्त जो था, उसने नाम चेंज किया था। कुमार गुप्त ने क्या बोला? कुमार गुप्त ने बोला एक मयूर, मोर, जो मैंने आपको लिखा है, आपने थोड़ा, आपको पता होगा उस चीज के बारे में। ठीक है, ये चीजें, प्रांतों को भुक्ति, भुक्ति और देश कहा जाता था। मतलब प्रांत को, जैसे हम प्रांत राज्य बोलते हैं ना, जिला बोलते हैं, देश बोलते हैं, तो ये प्रांतों को क्या कहा जाता उस समय? टर्मोलॉजी है ना, ये उस काल में नाम बोलते थे, जैसे आप कभी अपनी अपनी भाषा होगी। ठीक है, ये हमें याद है। जिला को विषय कहा जाता था, जो कि मैंने आपको आगे भी बहुत पहले लिखाया था कि विषयपति, यानी कि उसका देखने वाला। उसके बाद विधि, विधि होता है तहसील, तहसील को बात कर रहा है ये। ठीक है, तो उसके बाद पेट, ये नई नई शब्द यूज हो रहे हैं गुप्त काल में, यानी ग्रामों का समूह, गांवों का समूह, पेट, बहुत सारे गांवों का समूह पेट होता था। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण होता था, जो कि नॉर्मल है, जिसको ग्रामीणी कहा जाता था।
ठीक है, वो सारी चीजें यूज की गई है। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। नेट के एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये टीजीटी जेबीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि टर्मिनोलॉजी नई नई थी। इस काल में पुग, ये भी नया शब्द है। पुग होता है जो विभिन्न जातियों की एक समिति होती थी, अलग अलग जातियों की एक समिति, उसको पुग कहा जाता था। ये टर्म आपने याद रखनी है, उसे क्या कहा जाता था? पुग। ठीक है, उस शब्द का प्रयोग क्या है इस काल में? भाग, अगर आपको याद होगा। ठीक है, ये मौर्य काल में भी मैंने यूज किया था। भाग, बलि, निष्क, ये प्रकार क्या है? भू राजस्व कर है, ये टैक्स है। ये तो टैक्स लगाए जाते थे, कोई अपनी इच्छा से, कोई फल फ्रूट पे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इस काल में अग्रहार और ब्रह्मदेव, अग्रहार जो भूमि दान में दी जाती थी, चाहे मंदिरों को दी जाती थी चाहे किसी भी चीज को दान में दी जाती थी, उसको बोलते थे अग्रहार, दान में दी गई भूमि। और ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को जो दी गई भूमि। ठीक है, तो जो भूमि दान में दी जाती थी उससे शब्द के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ये आपको जान। इस काल में विष्टि, ये भी मैंने आपको पहले यूज किया। विष्टि मतलब बेगार, बेगा दी जाती है, आपको ऋण देना पड़ेगा, बेगा देना पड़ेगा, ये सारी चीजें विष्टि शब्द यूज किया है। तो ये आपको श्रेणियां, बहुत सारी श्रेणियां भी होती थी, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग समिति की अलग श्रेणियां होती थी। तो वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें गुप्त प्रशासन में पता होना चाहिए कि भाई गुप्त काल में ऐसा क्या यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद गुप्त काल में जो कौन कौन सी फसलें जानते थे? धान, ईख, चावल, ये शब्द यूज किया। ये कौटिल्य ने भी वर्णन किया है और ये आपके मनुस्मृति याज्ञवल्क्य ने भी वर्णन किया है। वराहमिहिर जो आप आगे पढ़ेंगे, आर्यभट्ट, उन्होंने भी डिस्कस किया। वराहमिहिर ने तो यहां तक बोला था कि साल में 3 बार फसलें होती है, 3 बार फसलें होती है साल में, यहाँ पे गुप्त काल में ऐसा शब्द यूज किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस प्रकार अमरकोश ने, किताब का नाम है, इसमें ये कहा गया कि 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया। भाई कौन कौन सी भूमि? एक दान में दी जाती है, एक ऐसी भूमि जिसमें खेती की जाती है, ऐसे जो बारिश से जो खेती की जाती है, ठीक है, ऐसे जो बिना खेती की जाती है, ऐसी खेती जो 2-3 साल बाद होती है जिसको आप बंजर बोलते हैं। ठीक है, मतलब 3-4 साल बाद खेती करते हैं आप जो जिस भूमि पर। ठीक है, तो ऐसी ऐसे ऐसे करके उसने 12 प्रकार की भूमि बताई है। ठीक है, तो वो चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद इसी काल में जो भूमि है उसको मापने की टेक्निक अपनाई गई है, जिसको अड़वाप बोलते थे, द्रोणवाप बोलते थे, कुल्यवाप बोलते थे, नल बोलते थे। ये भूमि को मापने का तरीका है। जैसे तो आपके गांव में हो जाता है, पटवारी जाता है, मापता है वगैरह, अलग अलग हिसाब से, तो उसको टर्मिनोलॉजी ही यूज की गई है। ठीक है, इस काल में लंबी दूर के व्यापार में गिरावट आई। मतलब ऐसा नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान, जर्मनी पर व्यापार, इतना दूर व्यापार नहीं किया जाता। इससे पहले तो मैंने बताया कि रोमन तक व्यापार होता था, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, व्यापार नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारे रोड निकाले गए, मतलब अपने साम्राज्य के अंदर, तो यहीं पे व्यापार का कोशिश की गई थी किस काल में? गुप्त काल में। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इस काल में अब समाज के बारे में बात कर रहा है जो जो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित था। ठीक है, जहां ब्राह्मण होगा तो उसका बेटा वही होगा, आगे नहीं करेगा वो शादी, जैसे कि आप आज भी देखते हो गड़बड़ हो जाता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे चारों के चारों वर्ण थे वैसे, ब्राह्मण, वैश्य, जो भी आपके क्षत्रिय और शूद्र। बट इसने ये कहा गया कि जो वैश्य वो कृषि करता था और शूद्र इनकी सेवा करता था, प्रॉपर था वो जो भी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें इसमें कायस्थ, कायस्थ का मतलब होता है क्लर्क, क्लर्क टाइप का, लिखने वाला, लिपिक, क्लर्क टाइप का, ये वर्ग भी आ गया था वो। ये याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है, जो मैंने बताया स्मृति, ये विद्वान है, याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें पता 15 प्रकार के दासों, मतलब दासों की स्थिति थोड़ी कम हो गई थी, मतलब स्थिति अच्छी नहीं थी उस टाइम दासों की। तो बट बताया गया कि इतने प्रकार के दास होते हैं, कोई ऐसा होता है कोई युद्ध के द्वारा आता है, कोई ऐसे काम करने के लिए आता है, वो सारी चीजें अलग। ये कौटिल्य ने वर्णन किया है, कौटिल्य ने किया है, ये वर्णन किया ऐसा है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, मतलब ये गिरावट नहीं, स्त्रियों को धन दिया जाता था। कौटिल्य तो यहाँ तक कहता था कि स्त्री धन, यानी कि स्त्री को पूरा अधिकार है धन का, संपत्ति का। ठीक है, तो नारद स्मृति भी इसके सपोर्ट करते हैं, याज्ञवल्क्य भी इसके सपोर्ट करते हैं, जो कि मनु ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये समाज के अलग अलग हिस्से चीजें अलग अलग गुप्त काल में, यानी कि आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो गुप्त काल है वो 319 से लेकर 550 तक है। तो इस समय समाज की कंडीशन कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका ये रहेगा जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आपके आर्थिक और सामाजिक। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपके कला मंदिर के बारे में, मतलब धार्मिक जीवन के बारे में,
और जो जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है।